आज के टाइम में पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। लेकिन स्कूल या कॉलेज में ये स्किल हमें कोई नहीं सिखाता। ना बजट बनाना, ना टैक्स समझना, ना इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कुछ भी नहीं। इसी वजह से लोग सैलरी तो कमा लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल टेंशन कभी खत्म नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की 8 सबसे जरूरी बातों की जो सभी को पता होनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये 8 रूल्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे और आप फाइनेंशियली एक बहुत ही शानदार जिंदगी जिएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस का एक रूल जो आप सभी ने सुना होगा, स्पेंड लेस देन यू अर्न। मतलब जितना आप पैसे कमाते हो उससे कम खर्च करो। बात तो सही है, अगर आप कितना भी कमा लो लेकिन आपने सब खर्च कर दिया तो पैसे कभी नहीं बचेंगे। स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था, पैसे बचाओ, उसी पे फोकस करो। लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो समझ में आया कि मेरा फोकस गलत था। आपका फोकस सिर्फ पैसे बचाने पे नहीं, आपकी इनकम बढ़ाने पे होना चाहिए। आपने वो लाइन सुनी होगी, पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर है। मैं कहता हूं चादर बड़ी करो ना। अगर आज आप 25,000 कमाते हो तो इसको 50,000, 60,000, 70, 1 लाख ले जाने की कोशिश करो। पॉइंट ये है, जितना भी आप खर्चा कंट्रोल कर लो, एक लिमिट के बाद खर्चा कम करना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो और बचा बचा के, तो आप उसमें कितना बचा लोगे? 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, उससे ज्यादा तो नहीं बचा सकते ना। लेकिन इनकम की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए सिर्फ पैसे बचाने पे फोकस मत करो, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब आप आपकी अर्निंग कैपेसिटी ग्रो करोगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रवि 25,000 महीना सैलरी कमा रहा है। उसने अपना खर्चा 20,000 तक लिमिट कर दिया है और 5,000 वो सेव करता है। वो कितना भी सेविंग पे फोकस कर ले और कितना ही बचा लेगा, शायद 5 की जगह 7,000, 8,000 बस। लेकिन रवि अगर वीकेंड पे फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, लेट्स से बेसिक कैनवा या एक्सेल का काम या ट्यूशन क्लासेस ले ले, और 6 महीने बाद अगर उसकी साइड इनकम 15,000 महीना हो जाए तो खर्चा अभी भी सेम है, लेकिन अब वो 5,000 की जगह 20,000 सेव करेगा। या मान लो वीकेंड पे काम नहीं करके वो अगर उसकी स्किल डेवलप करने पे फोकस करे तो वो 20,000 की सैलरी को 30,000, 40,000, 50,000 कर पाएगा। दोस्तों, लाइफ में हमेशा याद रखना, करोड़पति लोग पैसे बचाने में नहीं, कमाने में मास्टर होते हैं। आपका फोकस हर छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने की जगह इनकम बढ़ाने पे होना चाहिए, और उसके लिए आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके खर्चे उसी स्पीड में नहीं बढ़े। अगर अभी 25,000 की जगह 40,000 कमा रहा है लेकिन उसके खर्चे 20,000 की जगह 35,000 हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप खर्चे मत बढ़ाओ, एक ही जिंदगी है, अच्छे से जियो, लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करो। लेकिन आप पहले अगर 5,000 सेव कर रहे हो तो अब 10-15,000 तो सेव करो। पर्सनल फाइनेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, जॉब लगते ही एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान ले लो। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने में लोगों को एक प्रॉब्लम आती है। जब आप एक टर्म प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो टेक्निकली ये आपको खर्चा लगता है, क्योंकि उस वक्त तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी का छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए और उसको 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो 2 से 3 लाख का बिल आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसे जॉब लगने के बाद सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। वैसे अच्छे प्राइवेट जॉब्स में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खुद भी प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस क्या कवर करता है और क्या नहीं। अगर कल को आपको जरूरत पड़ी तो क्या कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको सारा कवरेज दे पाएगा? अच्छा, क्या फैक्टर्स अब आपको देखने चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले? वैसे मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे तो बहुत बार इस टॉपिक पे बात करी है, लेकिन इस पे हिंदी में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर आप सिंगल हो तो एटलीस्ट 5 लाख का मिनिमम हेल्थ कवर ले लो, और अगर आपकी फैमिली है, लेट्स से वाइफ है, बच्चे या पेरेंट्स है, तो 5 से 7 लाख का एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ दूसरा इंश्योरेंस लेना है, वो है आपको लाइफ इंश्योरेंस। और इसमें इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। कैसी मिस्टेक? लोग लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स कर देते हैं। उसमें भी हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपको एक टर्म प्लान लेना है जिसका मिनिमम कवर 1 करोड़ का हो। याद रखिएगा, टर्म प्लान, और कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्लान नहीं लेना है। दोस्तों, टर्म प्लान में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा,
लेकिन एक बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे आपको अच्छा खासा 1 से 2 करोड़ का कवरेज मिल जाएगा। अच्छा, टर्म प्लान में लोग अक्सर सोचते हैं कि इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बट सच्चाई ये है कि टर्म प्लान आपको प्रॉफिट के लिए नहीं लेना है, आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए लेना है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स हो या लेट्स से शादी हो गई तो वाइफ या बच्चे, तो उस केस में इंश्योरेंस अवॉइड करना एक फाइनेंशियल सुसाइड है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। एक टर्म प्लान किसी फैमिली का इमोशनल लॉस तो नहीं रोक सकता है, लेकिन फाइनेंशियल डिजास्टर जरूर रोक सकता है। इसे जॉब लगते ही आप इंश्योर करिए कि आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान जरूर हो। और अगर आपके पास ये दोनों ऑलरेडी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पास कितना कवरेज है। पर्सनल फाइनेंस का तीसरा रूल है एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। ज्यादातर लोग जॉब लगते ही फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से करते हैं, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी या स्टॉक मार्केट से। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके इमरजेंसी फंड के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म पे ये बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, और अगर इमरजेंसी के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ी और फंड रेडी नहीं है तो आपको फिर आपकी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है, और हो सकता है कि लॉसेस भी उठाने पड़े या आपको लोन लेना पड़ जाए। इसलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अमित एक एमएनसी में जॉब करता है, उसकी सैलरी 50,000 महीना है। अमित हर महीना 10,000 की एसआईपी करता है, लेकिन एक दिन अचानक कंपनी ने ले ऑफ कर दिया और उसमें अमित की जॉब भी चली गई। अब अमित के पास अगले 3 महीने कोई इनकम नहीं है। इससे अमित की एसआईपी रुक गई और रेंट या ईएमआई लेट होने लग गए, और फिर उसने अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ने शुरू कर दिए। अगर अमित के पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता तो आराम से नई जॉब सर्च कर पाता बिना किसी स्ट्रेस के। तो इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप ऐसी जगह पैसे रखो जो स्टॉक मार्केट की तरह वॉलेटाइल नहीं हो, और आपको जब भी पैसे की जरूरत हो उसे आप एक्सेस कर सको, जैसे कि सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, स्वीप इन एफडी। और इस पैसे को सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज करना, याद रखना। हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। पर्सनल फाइनेंस का चौथा रूल है खुद पे इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड या स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पे इन्वेस्ट करना, नई स्किल सीखना, बेसिकली एक ग्रोथ माइंडसेट रखना। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो तो आपको 42 इयर्स लगेंगे 1 करोड़ कमाने में। या हम रियल कॉर्पस की बात कर रहे हैं 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, और एक बहुत नॉमिनल 12% का रिटर्न पकड़ा है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल पे फोकस करते हैं, खुद की ग्रोथ पे फोकस करते हैं और आपकी अर्निंग्स को बढ़ा के लेट्स से 25,000 की एसआईपी करते हैं, तो आपको 42 की जगह 19 साल लगेंगे करोड़पति बनने में। और अगर 50,000 की एसआईपी कर दी तो सिर्फ 12 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए आपकी अर्निंग्स में से कुछ पैसा खुद पे इन्वेस्ट करने में जरूर लगाएं, क्योंकि खुद पे इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। पर्सनल फाइनेंस का पांचवा रूल है कंपाउंडिंग के पावर को समझो। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला शायद आप सबने स्कूल में मैथ्स की क्लास में पढ़ा ही होगा, मैंने भी पढ़ा था। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल वैल्यू बहुत साल बाद पता चली। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि कंपाउंडिंग आखिर होती क्या है। मान लो 2 दोस्त हैं, अमित और रवि। दोनों की 25 की एज में जॉब लगती है और दोनों को 60 की एज में रिटायर होना है, और उसके लिए उनको एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्ड करना है। लेकिन अमित का फोकस उस वक्त इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता है और वो 35 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ रवि जॉब की स्टार्टिंग से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब ये स्क्रीन पे देखिए उनके रिटर्न्स कैसे दिखते हैं। अमित की 25,000 की मंथली एसआईपी जो 25 साल चलती है, 12% के रिटर्न के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है 4.3 करोड़। उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 75 लाख और वेल्थ गेन हुई है 3.5 करोड़ की। दूसरी तरफ रवि जो सेम 25,000 की एसआईपी करता है, लेकिन 35 साल के लिए, सेम 12% पे उसका रिटर्न बनता है 13.8 करोड़। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.1 करोड़ और वेल्थ गेन हुई है 12.7 करोड़ की। 2 मिनट आप इस चार्ट को अच्छे से समझो, कैसे 10 साल के डिफरेंस पे अमित और रवि का रिटर्न्स में जमीन आसमान का अंतर आ गया, और वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा 35 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। इसका एक ही रीजन है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से रवि की वेल्थ अमित से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। आइंस्टीन खुद कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छी सैलरी होने का वेट करें फिर इन्वेस्टमेंट करें।
आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट तो करो, एक इन्वेस्टमेंट हैबिट बिल्ड करो, और जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करो वैसे धीरे धीरे एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाओ। पर्सनल फाइनेंस का 6th रूल है क्रेडिट कार्ड और लोन को स्मार्टली हैंडल करो। आज के टाइम में लोन लेना बहुत इजी है। क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास है, ईएमआई पे हर चीज मिलती है, जैसे फोन, एसी, फ्रिज, यहां तक कि शूज भी मिलते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आप इन फाइनेंशियल टूल को कंट्रोल कर रहे हो या ये टूल्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड और लोन गलत यूज किया तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाओगे, लेकिन अगर इनको स्मार्टली यूज किया तो एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को इन टूल्स को स्मार्टली यूज करना नहीं आता है। जैसे मान लो आपने 50,000 का एक फोन लिया और क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। जब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का टाइम आता है तो आप 50,000 पे करने की जगह सिर्फ उसका मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हो, जो कि मान लो सिर्फ 2,500 रुपए। फिर तो क्रेडिट कार्ड डिजास्टर है, क्योंकि बचे हुए 47,500 रुपीज पे आपको 30 से 40% तक एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि मंथली 2.5 से 3% का इंटरेस्ट होता है। या कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का मिसयूज भी करते हैं, जो चीज नहीं लेनी होगी वो भी ले लेंगे और जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग कर देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड से बहुत दूर रहना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑनलाइन मिलेंगे, कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो आप कई जगह यूज कर सकते हो, जैसे ट्रैवल में, होटल में, या जैसे एयरपोर्ट लाउंज में फ्री एक्सेस मिलेगा। अच्छा, ऐसे बहुत बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। और एक बहुत बड़ा फायदा है, क्रेडिट कार्ड सही से यूज करने से आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको आगे चल के होम लोन या कार लोन लेने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हो या डिफॉल्ट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर भी कम हो जाता है और आपको लोन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर इंसान टाइम पे बिल पे नहीं करेगा या जरूरत से ज्यादा स्पेंड करेगा और वहां वो प्रॉफिट बना लेंगे। तो अगर आप आपके खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड बहुत यूजफुल है। दूसरा, अगर लोन की बात करें तो लोन कब लेना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे आपको घर लेना है तो ऑब्वियसली आप घर का सारा पैसा एक बार में तो नहीं पे कर सकते, उस केस में लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होम लोन का इंटरेस्ट भी कम होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब लगते ही 90% ईएमआई पे होम लोन ले लो। थोड़ा पैसा सेव करो, इन्वेस्ट करो और कोशिश करो कि घर की एटलीस्ट 25-30% की डाउन पेमेंट करो। या जैसे आपको हायर एजुकेशन करनी है तो उसके लिए एजुकेशन लोन लेना ही पड़ेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लोन की ईएमआई टाइम पे करनी है। अब लोन किस केस में नहीं लेना चाहिए? ये जो पर्सनल लोन होते हैं, जैसे शॉपिंग के खर्चों के लिए, फोन लेने के लिए, शादी के लिए, ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि एक तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और दूसरी बात, जब आप ऐसे 2-3 लोन एक साथ ले लेते हो तो ईएमआई का एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है और उससे आप फिर बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाते हो या कई लोग तो निकल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, कभी कभी तो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए भी पर्सनल लोन ले लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि बिना सोचे समझे लोन लेना गलत है। पर्सनल फाइनेंस का 7th रूल है, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से होने चाहिए। आज देश में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को लेके अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। आजकल ज्यादातर लोग जॉब लगते ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग या क्लैरिटी के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जब आप जॉब में नई शुरुआत करते हैं तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आप कहां पैसे इन्वेस्ट करें या पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, कितनी होगी। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे आपको वो पैसे अगले 6 महीने में चाहिए या 2 से 3 साल में चाहिए या अगले 10 साल में चाहिए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रोहित नाम का लड़का है, उसकी 24 साल की एज है और उसकी अभी जॉब शुरू हुई है 40,000 महीना। अब उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहां इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। तो पहले तो आपको ये समझना है कि रोहित के फाइनेंशियल गोल क्या हो सकते हैं। तो पहला गोल हो सकता है कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करना हो जो उसके 6 महीने के खर्चे कवर करे। अगर रोहित की मंथली खर्चा लेट्स से 20,000 है तो 6 महीने के हिसाब से उसको एटलीस्ट 1 से 1.25 लाख रुपए का इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना चाहिए। अब इस गोल के लिए रोहित को म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल है। इसके लिए रोहित लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकता है या एफडी करवा सकता है
या सेविंग अकाउंट में पैसे रख सकता है जहां उसको एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिले। फिर दूसरा गोल हो सकता है कि उसको अगले 1 साल में बाइक परचेज करनी है। अब 1 साल भी बहुत शॉर्ट पीरियड है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए भी रोहित को एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जहां वॉलेटिलिटी कम हो। फिर तीसरा गोल होगा ऑब्वियसली रिटायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, ये 25 से 30 साल का बहुत लंबा गोल है। ऑब्वियसली रोहित लाइफ लॉन्ग तो काम नहीं करेगा और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी लेना है, जो हमारा 5th रूल था, तो उसके लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट गोल के लिए रोहित इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। अच्छा, फिर धीरे धीरे रोहित के गोल्स और बढ़ेंगे, जैसे शादी होगी, फिर घर या कार लेने की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। अगर रोहित लाइफ के हर फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करता है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता है, तो वो प्रॉपरली उन गोल्स को अचीव कर पाएगा। आई होप आप पर्सनल फाइनेंस के इस रूल की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। पर्सनल फाइनेंस का 8th रूल है बजट बनाओ, अपने खर्चे ट्रैक करो। आज ज्यादातर लोग पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं ये पता ही नहीं होता है। सैलरी 40,000 है, लेकिन महीने के एंड तक 2,000 भी नहीं बच रहे हैं। अच्छा, आजकल तो मेट्रो सिटी में 1 लाख की सैलरी वाले भी महीने के एंड में 10,000 नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि खर्चे ट्रैक नहीं हो रहे। इसलिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर पैसे खर्च हो कहां रहे हैं। अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो तो आखिर कहां कर रहे हो, और फिर आपको यह भी नहीं पता पड़ेगा कि उसको कम कैसे करो। दोस्तों, बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे खर्च ना करो। बजट का मतलब है कि आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए प्लान बनाओ। बजट बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखना ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की फाउंडेशन सेट करता है। इसको भी हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पर्सनल फाइनेंस के 8 रूल्स डिस्कस करे, जो कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है। ये लाइफ की असली फाइनेंशियल टूल किट है। अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो ना सिर्फ आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे, बल्कि आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। तो आज एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो बजट बनाना हो, इंश्योरेंस लेना हो, या सिर्फ 500 रुपए की SIP स्टार्ट करना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको आज भी पैसों का सिस्टम समझ में नहीं आता। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपने पैसों का और भी अच्छे से ख्याल रखिए।